जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास पे हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए तो गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 75, यानी यहाँ पे देखिए इन्होंने प्रकरण 3 में सामान्य परिचय जो डिवाइड करके दिया हुआ है। हमने आपको सबसे पहले क्लास में आधुनिक साहित्य के इतिहास में ही बता दिया था कि कैसे इन्होंने गद्य और पद्य में विभाजन करके देखा है। और फिर पूरे 5 प्रकरण में अगर देखें तो नहीं, प्रकरण में अगर देखेंगे तो वही चीज़ प्रकरण 4 में की है और 3 उत्थान काल में चीज़ों को डिवाइड किया है। फिर आप देखते हैं जब गद्य में आते हैं तो प्रकरण 1 और 2 करके करते हैं, जो कि पूर्ववर्ती जो गद्य काव्य लिखा गया है, यानी जो भी काव्य विधा में खड़ी बोली में लिखने से पूर्व जो लिखा गया उसको सामान्य परिचय प्रकरण 1-2 करके विभाजित करते हैं। फिर 3, 4, 5 में इस तरीके से विभाजन किया है। अगर विभाजन नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले जो आधुनिक काल वाला पहला वीडियो उसको देखिएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो द्वितीय उत्थान काल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। प्रकरण के 3 को इन्होंने द्वितीय उत्थान काल कहा है। देखिए प्रकरण 1 को तो सामान्य परिचय, प्रकरण 1 को इन्होंने कुछ माना ही नहीं, उसको एक तरीके से प्राचीन जो हिंदी काव्य वही मान लिया। और जो प्रकरण 2 है उसको पहला उत्थान काल माना, और प्रकरण 2 जो है उसको इन्होंने प्रकरण 2 को तीसरा उत्थान काल माना, है ना। एक मिनट, देखिए कन्फ्यूजन हो जा रहा है। देखिए जो प्रकरण 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। प्रकरण 2 जो है उसको इन्होंने पहला उत्थान काल माना और जो तीसरा वाला है उसको दूसरा माना। और हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए द्वितीय उत्थान काल, और जिसको प्रकरण 3 नाम दिया, तो प्रकरण 3 को इन्होंने द्वितीय उत्थान काल कहा। अब यहाँ से हमें ये समझना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए हम इतना ज़्यादा इस पे जोर दे रहे हैं। आपको ध्यान से कैटेगराइज जो किए हैं उसको देख लीजिएगा। कहते हैं कि इस उत्थान का आरंभ लगभग संवत 1950 से मान सकते हैं, और अगर आपको ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो 27 माइनस कर देंगे तो ईस्वी में आ जाएगा। तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि जो द्वितीय उत्थान काल है इनके द्वारा, वो कब से आप मांग सकते हैं, तो संवत 1950 से। इसमें कहते हैं कि हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु मंडल जो था वो मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में ज़्यादातर लगा। तो भारतेंदु मंडल में आप देखते हैं बालकृष्ण भट्ट है, या और भी प्रताप नारायण हो गए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हो गए, है ना। तो ये जितने भी भारतेंदु मंडल के लोग हैं कह रहे हैं कि अगर इस समय का देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत चिंतातुर कोई चीज़ें लिखी जा रही थी। इस समय के जो इनके भारतेंदु जी के समय के समकालीन जो भी मंडल में लोग थे वो ज़्यादा मनोरंजक साहित्य चीज़ें ही लिखने पर ध्यान दे रहे थे। अब ये भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था कि जो शिक्षित समाज है उसको अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो चुका है कि गद्य साहित्य कैसे लिखना है। और प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यही रहा करती थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाए हुए जो बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हैं वही हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। और जो दूसरी उत्थान काल यानी दूसरा जो उत्थान काल शुरू हुआ, यानी प्रकरण 3 जो है, उसमें ये शिकायत कम हो गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे इस गद्य विधा में लेखन काम में आने लगे। पहले देखिए आरोप ये लगता था कि जो बहुत शिक्षित वर्ग है वो हिंदी को, अपनी मातृभाषा को एक तरीके से हेय दृष्टि से देख रहा है, वो तो लेखन काम में आ ही नहीं रहा है। और जब ये चीज़ें कह रहे हैं कि जो प्रकरण 3 तक लगभग वही 1950 तक आते आते ये चीज़ दूर हुआ, क्योंकि अब कह रहे हैं कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग के लोग हैं वो द्वितीय उत्थान काल में आप देखें तो यहाँ पे शिकायत कम हुई, ये लोग लिखने आने लगे। अब ये कहते हैं कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं वो जब आने लगे तो पहले तो ये अधिकतर यही कहते हैं कि मुझे तो हिंदी आती ही नहीं, और इधर से ये जवाब मिलता है, अरे नहीं भाई नहीं आ रही तो कुछ काम तो शुरू करो, और नहीं अगर आ रही है तो धीरे धीरे आ जाएगा। ऐसे में बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। तो अगर उन्होंने इस तरीके से, उनको बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है तो त्रुटियां तो देखने को मिलेंगी, तो वे उनके खातिर से दरगुजर कर दिए जाते। जब वे कुछ काम कर चुकते तो 2-4 चीज़ें लिख चुकते तब तो पूरे लेखक हो जाते, फिर उन्हें हिंदी आने ना आने की परवाह क्यों होने लगी। अब आगे कहते हैं कि इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः ये कहा सुना जाता रहा है कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते, यानी ये लोग जो आते थे क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे एक तरीके से उस तरीके से होते, तो कहते हैं कि ये जो है संस्कृत बहुत अच्छी जानते, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान होते, ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित होते। ये कहने की ज़रूरत नहीं समझी जाती कि हिंदी बहुत अच्छी जानते, ये मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है। परिणाम ये हुआ कि बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे। भाषा बिगड़ने का एक और समान दूसरी ओर खड़ा हो गया था,
हिंदी के पाठकों का अब वैसा अकाल नहीं था, यानी हिंदी पढ़ने वालों का पहले बहुत अकाल पड़ा रहता था, लेकिन अब वो कहते हैं कि अकाल धीरे धीरे खत्म हो गया। विशेषता जो उपन्यास पढ़ने वालों का, बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही जरूरी नहीं समझते थे, जो बांग्ला की पुस्तकों से प्राप्त होती। ये जानकारी थोड़ी बहुत ही बांग्ला से लेते थे और हिंदी के लेख भी पढ़ने लगे। एक और कि अंग्रेजी दाना की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगा। दूसरी ओर बंग भाषा मिश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कानना, ये सभी चीजें आने लगी। अब जो है बंग भाषा की ओर जो झुकाव रहा, उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई और ये चीज स्वीकार करना पड़ा। पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आपटे, अंग्रेजी में एक विचार करने वाले विचारक हैं आपटे, कहते हैं कि जब आपटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते हैं, तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती है। वे हिंदी और संस्कृत शब्द भर लिखते हैं, हिंदी भाषा नहीं लिखते। उनके बहुत से वाक्यों का मतलब अंग्रेजी भाषा की भाव भंगिमा से परिचित लोग ही समझ सकते हैं, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं। कहते हैं कि ये पहले भी कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे इच्छा क्रिया, आशा किया ऐसा प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य वाक्य विन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं देते थे, पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक कहते हैं कि व्याकरण की शिथिलता थी, यानी लेखन में तो सब लोग आए, लेकिन व्याकरण को लोग ध्यान नहीं देते थे। अब वही चीज आगे चल के कहते हैं कि इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ व्याकरण अशुद्धियां ज्यादा देखने को मिली, पर जो कुछ भी हुआ बहुत हुआ। उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर जो द्विवेदी है, इनका सदा ऋणी रहेगा, क्योंकि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन है? द्विवेदी जी है। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तक के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया था। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपने भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने इसका लाभ उठाया, यानी लोगों ने व्याकरण की तरफ ध्यान दिया, सुधार किया। अब द्विवेदी जी जो है, तो कहते हैं कि द्विवेदी जी के इस प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता की बात समझी जाएगी, तब तक याद किया जाएगा कि हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा था हिंदी साहित्य में जिन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संबंधी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी तरह मिली। विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक तो खंडन मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायकों में हुए पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र। यानी क्या चीज कि व्याकरण संबंधी जो बातें हैं, ये चीज हुआ कि विभक्ति शब्दों में मिलाकर लिखना चाहिए कि अलग लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। कह रहे आंदोलन के नायकों में हो गए गोविंद नारायण जी। गोविंद नारायण जी ध्यान दिए, जिन्होंने विभक्ति विचार, तो गोविंद नारायण ने क्या रचना, उनकी पुस्तक विभक्ति विचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्ति बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी कि किस तरीके से आपको हिंदी लिखना है। तो कुल मिला के जो प्रकरण 3 यानी द्वितीय उत्थान काल 1950 से 75 वाला जो समय था, उस समय जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली बहुत ही अनेक रूप में आया। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रही, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते थे कि हाँ, ये उन्हीं ने लिखा है। साथ ही वाक्य विन्यास में भी सफाई और व्यवस्था देखने को मिला। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समन्वित भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थ उद्घाटनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजना प्रणाली का भी प्रसार हुआ। सघन और गुंफित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों की झलकाने वाली भाषा हिंदी साहित्य को कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डौल भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बांग्ला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती गई, जिसे कुछ दिनों की तिलस्म, अयारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। आगे कहते हैं कि नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधाकृष्ण दास के महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी की कुछ दिन धूम रही और उनका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवी प्रसाद जी पूर्ण ने चंद्रकला भानुकुमार नामक एक बहुत बड़े रील डौल का नाटक लिखा, पर वो साहित्य के विविधा अंगों से पूर्ण होने पर भी वस्तु वैचित्र के अभाव तथा भाषणों की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे, पर उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों के। इससे नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडली जैसे भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल 2-1 छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए, पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि नहीं पाए।
प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुगवेकर जी अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनय द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इसके बाद बांग्ला में भी श्री द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों की धूम रही। उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। इसी प्रकार रवींद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही। निबंधों की ओर यदि भी बहुत कम ध्यान दिया गया। उनकी परंपरा ऐसी ना चली कि 5 से 7 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार झट से छाट कर बता सके जिस पर अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते रहे। इसे द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आ जानी चाहिए थी वैसी विशिष्टता ना पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। आगे कहते हैं कि समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ा। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले पहल विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर मिश्र बंधु और पद्म सिंह शर्मा ने अपने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए। आगे कहते हैं कि समालोचना जिसमें कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई बहुत कम पड़ती हैं। साहित्यिक मूल रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के निकले हैं। जैसे एक पंडित माधव प्रसाद मिश्र की है विशुद्ध चरितावली, स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र तथा बाबू शिवनंदन सहाय लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। अब यहाँ से आपका शुरू होगा जो है प्रकरण 4, है ना। 1950 से 75 के बीच में जो द्वितीय उत्थान काल है, द्वितीय उत्थान काल में गद्य साहित्य के प्रकार में यहाँ पे प्रकरण 4 ये शुरू होगा। और ये देखिए अगर गद्य साहित्य के प्रसार में तो यहीं से ही कर लेते हैं, है ना, कुछ पार्ट में इसी में कर लेते हैं। देखिए द्वितीय उत्थान के भीतर हमने ये देख लिया कि गद्य साहित्य का निर्माण कितने परिमाण में कितने रूप में हो गया था और उनका निरूपण कुछ विभाग कर सकते थे। सुविधा के लिए इन्होंने कहा हम 4 भागों में इसको बांट देते। अब पूरे आप जो है प्रकरण 4 को जो पढ़ने वाले हैं, इन्होंने यदि शुक्ल जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना या समालोचना इन 4 पार्ट में बांटकर कौन से जो कवि हैं वो जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, उनकी कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है, इन पर इन्होंने चर्चा की है। अब नाटक में इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि 4 विभाग में इन्होंने नाटक पे पहले बात किया है, तो नाटक के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये देखिए कि भारतेंदु के पीछे नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम रही। यानी जब से 1850 में जन्म होता है और जब से आप कह सकते हैं कि लेखन में पदार्पण होता है भारतेंदु जी का, तब से लेखन में जो है नाटक जो है उसका प्रादुर्भाव होता है, नाटक लिखा जाने लगता है। इसके पहले नाटक बहुत कम लिखा जाता था। कहते हैं कि नाम लेने योग्य जैसे कुछ मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई भी नहीं पड़े थे। अनुवादों की परंपरा, मतलब लोग अनुवाद करते थे, ऐसे कुछ नाटक थे, लेकिन मूल मौलिक नाटक तो भारतेंदु जी के समय से ही लिखा जाने लगा। अब जैसे कहते हैं कि बंग भाषा यानी बंगाल जो बंग भाषा होता था उसके अनुवाद से जैसे बाबू रामकृष्ण वर्मा है, तो बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा जो है नाटक वीर नारी, कृष्ण कुमारी और पद्मावती नाटकों का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। फिर कहते हैं 1900 पीछे के, अगर 1950 के पीछे आप जाएंगे तो गाजीपुर के बाबू गोपाल राम ने वनवीर, बबरू वाहन, देश दशा, विद्या विनोद, रविंद्र बाबू के चित्रांगदा का भी अनुवाद किया गया था। द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में आप आएंगे कि अंतिम भाग में तो पंडित रूप नारायण पांडे ने गिरीश बाबू का जो रचना है पतिव्रता, तो रूप नारायण पांडे ने गिरीश बाबू के पतिव्रता, क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खानजहां और रविंद्र बाबू के अश्लायतन तथा द्विजेंद्र लाल राय के उस पार। द्विजेंद्र लाल राय का आप जिक्र वहाँ पे सुनेंगे जब हम जो है आपको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं जिनका आवारा मसीहा पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे बार बार द्विजेंद्र लाल राय का नाम आता है। नाटक विधा में ये बहुत ज़्यादा अपने आप में जाने माने कवि थे, तो नाटककार थे अपने आप में। तो वही कह रहे हैं कि द्वितीय उत्थान के अंतिम भाग में जो रूप नारायण पांडे हैं उन्होंने गिरीश बाबू का जो पतिव्रता है, क्षीरोद प्रसाद विद्या विनोद के खानजहां और रविंद्र बाबू का जो अचलायतन है और द्विजेंद्र का उस पार और शाहजहां दुर्गादास ताराबाई, ये आदि कई नाटकों का अनुवाद हुआ था। और अनुवादों की भाषा भी देखेंगे ना तो अच्छी खासी हिंदी है और मूल के भाव को ठीक तरीके से इन लोगों ने अनुवाद किया है, सही से किया है।
इन नाटकों के संबंध में ये समझ रखना चाहिए कि इनमें बंगवासियों की आवेशशील प्रकृति का आरोप अनेक पत्रों में पाया जाता है, जिससे बहुत से इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तियों के क्षोभपूर्ण लंबे भाषण उनके अनुरूप नहीं जान पड़ते। प्राचीन ऐतिहासिक वृत्त लेकर लिखे हुए नाटकों में उस काल की संस्कृति और परिस्थिति का सम्यक अध्ययन नहीं, मतलब बहुत अच्छे से कहते हैं कि आपको मतलब अनुवाद तो देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि उस समय की परिस्थितियां क्या थी, ये सब चीजें आपको नहीं देखने को मिलेगा। आगे कहते हैं कि अंग्रेजी के अनुवाद की बात करें तो अंग्रेजी के अनुवाद में जो नाटक हुए हैं, जैसे जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ, जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम.ए. ने संवत 1950 के कुछ आगे पीछे शेक्सपियर के 3 नाटक के अनुवाद किसने किए थे? गोपीनाथ ने किए थे शेक्सपियर के 3 नाटक। रोमियो जूलियट, रोमियो जूलियट का जो अनुवाद किया गया था प्रेम लीला के नाम से किया गया और एज यू लाइक इट और वेनिस का व्यापारी। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी के छोटे भाई कौन थे? मथुरा प्रसाद चौधरी। तो उपाध्याय ने बद्रीनारायण चौधरी के छोटे भाई थे पंडित मथुरा प्रसाद चौधरी। उन्होंने संवत 1950 में मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद किया, मैकबेथ का बहुत अच्छा अनुवाद सहसेंद्र साहस के नाम से किया। इसके बाद 1967 के लगभग हैमलेट का अनुवाद जयंत के नाम से निकला, जो वास्तव में मराठी अनुवाद का हिंदी अनुवाद था। आगे कहते हैं कि संस्कृत के नाटकों के अनुवाद के लिए राय बहादुर लाल सीताराम बीए सदा आदर के साथ स्मरण किए जाएंगे। तो जैसे हिंदी का अनुवाद किया गया है ना, अंग्रेजी में किया गया शेक्सपियर के नाटकों का, ऐसे ही संस्कृत के भी कुछ नाटक हैं जिनका अनुवाद किया गया। तो कहते हैं कि जो संस्कृत के नाटक है उनके लिए हम किनको याद करेंगे? राय बहादुर लाला। राय बहादुर लाला सीताराम बीए सदा आदर के साथ इसलिए किए जाएंगे क्योंकि भारतेंदु की मृत्यु से 2 साल पहले, अब भारतेंदु जी की मृत्यु से कह रहे हैं हम 1885 में उनकी मृत्यु है, लगभग 1883 के आसपास करीब 2 साल पहले ही उन्होंने संस्कृत काव्य के अनुवाद में लगा लगाया और संवत 1940 में मेघदूत का घनाक्षरी छंदों में इन्होंने प्रकाशन किया। इसके बाद वे बराबर किसी न किसी काव्य नाटक का अनुवाद करते ही रहे। संवत 1944 में उनका नागानंद का अनुवाद निकला। फिर तो धीरे धीरे मृच्छकटिक, महावीर चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, मालविकाग्नि, इन सबका उन्होंने अनुवाद किसने कर डाला? राय बहादुर लाला सीताराम ने। यद्यपि पद्य भाग के अनुवाद में लाला साहब को वैसी सफलता नहीं मिली, पर उनकी हिंदी बहुत सीधी सादी, सरल और आडंबर शून्य संस्कृत का भाव उनमें इस ढंग से लाया गया कि कहीं संस्कृतपन या जटिलता न आए। भारतेंदु के समय में वे काशी के क्वींस कॉलेज स्कूल के सेकंड मास्टर थे। जब भारतेंदु जी थे उनके समय में काशी के क्वींस कॉलेज स्कूल के सेकंड मास्टर थे, पीछे डिप्टी कलेक्टर हुए और अंत में शांतिपूर्वक प्रयाग में आ रहे, जहां 2 जनवरी 1937 को उनका साकेतवास हुआ। संस्कृत के अनेक पुराण ग्रंथों के अनुवादक रामचरितमानस, बिहारी ससई के टीकाकार, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता मुरादाबाद के ज्वाला प्रसाद मिश्र ने वेड़ी संहार और अभिज्ञान शाकुंतल के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए। तो जैसे संस्कृत के बहुत सारे राय बहादुर ने किया, उसी तरीके से कह रहे हैं कि पुराण ग्रंथों में रामचरित, बिहारी ससई, सनातन धर्म के प्रसिद्ध व्याख्याता ये ज्वाला प्रसाद है मुरादाबाद के, इन्होंने बेड़ी संहार और अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी अनुवाद किया। संस्कृत की जो रत्नावली नाटिका है वो हरिश्चंद्र को बहुत पसंद थी और उसके कुछ अंश का अनुवाद खुद उन्होंने किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए रत्नावली नाटिका का। तो भारत मित्र के जो प्रसिद्ध संपादक, हिंदी के बहुत ही सिद्धहस्त लेखक थे, तो भारत मित्र किसने वो निकाला था? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। उन्होंने किसको पूरा किया था? तो इन्होंने जो है किसको किया था? रत्नावली नाटिका का पूरा अनुवाद सफलतापूर्वक। मतलब उन्होंने भारतेंदु जी ने शुरू किया था, बट वो शुरू तो किए थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो वो चीज़ जो है बाल मुकुंद गुप्त, जो कि भारत मित्र पत्रिका निकालते थे, इन्होंने कंप्लीट किया। आगे कहते हैं कि संवत 1970 में पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित का और पीछे मालती माधव का अनुवाद किया। तो 1970 में किसने किया था? सत्यनारायण कविरत्न ने। सत्यनारायण कविरत्न ने भवभूति का जो उत्तर रामचरित और पीछे मालती माधव का किया। कविरत्न के ये दोनों अनुवाद, यानी सत्यनारायण कविरत्न के भवभूति का उत्तर रामचरित और मालती माधव, बहुत ही सरस किया इन्होंने, उसका अनुवाद बहुत ही अच्छे से किया। और पद्य इनका अधिकतर वही ब्रज भाषा के सवैयों में, जो पढ़ने में बहुत मधुर है। इन पद्यों में खटकने वाली केवल 2 ही बात लग रही थी। पहली तो ये कि ब्रज भाषा साहित्य में जो स्वीकृत शब्दों के अलावा कुछ असलों पर ऐसे भी शब्द लेके आए जो एक भूभाग तक ही चाहे वो ब्रजमंडल के तहत ही हो। शिष्ट साहित्य में ब्रजमंडल के भीतर बोले जाने वाले शब्द नहीं ग्रहण किए गए। ब्रजभाषा देश की सामान्य काव्य भाषा रही है, अतः काव्य में उसके वे शब्द लिए गए हैं जो बहुत दूर तक बोले जाते हैं और थोड़े बहुत सब स्थानों में समझ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिदौशी शब्द ले लेते हैं इस तरीके से। अब ये तो हम लोगों ने अनुवाद वाले बात कर लिया। अब जो मौलिक लिखा गया हम उस पर बात कर ले। जैसे मौलिक में क्या था? मौलिक में कह रही थी जब स्वयं जो है भारतेंदु जी लेखन में आए तब जाके सही हुआ, या उनके समानांतर जो भी लेखक थे।
तो जैसे काशी निवासी थे पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने प्रथम उत्थान के अंत में 2 नाटक लिखे थे। अब प्रथम उत्थान आप समझ रहे होंगे कि वही प्रकरण 2 की बात कर रहे हैं, यानी जो द्वितीय उत्थान है वो 1950 से 75 के बीच है, तो 1925 से 50 का भी 1925 से 50 के बीच जो प्रथम उत्थान का वही अंत था, लगभग 1948 मान लीजिए आसपास। तो किशोरीलाल गोस्वामी ने लगभग कहते हैं कि 2 नाटक लिखे थे। काशी निवासी थे किशोरीलाल, उन्होंने 2 नाटक लिखे, एक नाटक था चौपट चपेट और दूसरा था मयंक मंजरी। अब इनका जो चौपट चपेट और मयंक मंजरी था, इनमें से पहला तो एक प्रहसन था यानी चौपट चपेट, और जिसमें चरित्रहीन और छल कपट से भरी स्त्रियां जो है तथा लुच्चों लफंगों आदि के विभत्स और अश्लील चित्र भी अंकित किए गए थे इसमें चौपट चपेट में। और जो दूसरा इनका था मयंक मंजरी, वो 5 अंकों का नाटक था जो श्रृंगार रस की दृष्टि से संवत 1948 में लिखा गया था। ये भी साहित्य में कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं कर पाया और लोग विस्मित हो गया। हिंदी के विख्यात कवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रवृत्ति इस द्वितीय उत्थान काल के आरंभ में नाटक लिखने की ओर हुई। उन्होंने रुक्मणी परिचय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग लिखा। तो किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका भी मन हुआ कि हम भी लिखे, तो द्वितीय उत्थान काल मतलब 1950 से 75, इसके बीच में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो है नाटक लिखना जब शुरू किया तो रुक्मणी और प्रद्युम्न विजय व्यायोग, ये 2 नाटक इन्होंने लिखा, और ये दोनों नाटक उपाध्याय जी ने हाथ आजमाने के लिए लिखा था, आगे उन्होंने इस पर कोई प्रयास नहीं किया। तो इस तरीके से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय व्यायोग लिखा। अब आगे कहते हैं जो पंडित ज्वाला प्रसाद, जो हमने आगे पढ़ा मुरादाबाद के थे, इन्होंने संस्कृत नाटकों के अनुवाद के अलावा सीता वनवास नाम का एक नाटक भी लिखा था। अनुवाद तो इन्होंने संस्कृत वाला किया ही था, लेकिन एक सीता वनवास नाम का एक नाटक भी लिखा था, जिसमें भवभूति के जो उत्तर रामचरित की कुछ झलक देखने को मिलती है सीता वनवास में। और इनके भाई जैसे ज्वाला प्रसाद मिश्र है, तो इनके भाई थे बलदेव मिश्र। ये 3 अच्छे रूपक लिखे थे। बलदेव मिश्र 3 अच्छे रूपक लिखे थे। एक था प्रभास मिलन ब्रज के नंद यशोदा गोपी का प्रभास क्षेत्र में जो वसुदेव कृष्ण बलराम इनसे भेंट होना, तो प्रभास मिलन में इसके बारे में है। और आगे कहते हैं कि बड़ा ही मार्मिक जो प्रसंग है इसमें। और एक है मीराबाई नाटक, वो भक्ति भाव जगाने वाला उत्तम नाटक है। और लल्ला बाबू, ये समाज का एक छोटा सा खंड दिखाने वाला अच्छा प्रश्न है। 3 हो गया इनका, प्रभास मिलन हो गया, इसके अलावा लल्ला बाबू करके हो गया, और मीराबाई नाटक। तो ये किसने लिखा? ज्वाला प्रसाद के भाई बलदेव ने लिखा। भारतेंदु का जो बृहत जीवन चरित लिखने वाले हैं वो कौन है? तो शिवनंदन सहाय, बाबू शिवनंदन सहाय का जो सुदामा नाटक है, तो भारतेंदु का बृहत जीवन चरित लिखने वाला बाबू शिवनंदन सहाय का सुदामा नाटक भी उल्लेखनीय योग्य है। इन मौलिक रूपों की सूची देखने से तो यही लगता है कि नाटक की कथावस्तु के लिए लोगों का ध्यान ज्यादातर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर गया, यानी जो ये लोग विषय वस्तु रखते हैं या तो ऐतिहासिक या तो पौराणिक। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलझे हुए पक्षों का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक के अनूठे चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना कहीं नहीं दिखती। इस द्वितीय उत्थान के बीच कल्पित कथा वस्तु लेकर लिखा जाने वाला बहुत बड़ा मौलिक नाटक था। कानपुर के प्रसिद्ध कवि थे राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो ये कानपुर के प्रसिद्ध कवि थे राय देवी प्रसाद पूर्ण। इन्होंने चंद्रकला भानु कुमार वो उन्होंने लिखा। इसके बाद पूर्ण जी ब्रजभाषा के एक बड़े ही सिद्ध हस्त कवि थे। कौन? पूर्ण जी। ये ब्रजभाषा के एक बड़े ही सिद्ध हस्त कवि थे, साहित्य अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने इस नाटक को शुद्ध साहित्यिक उद्देश्य से लिखा, अभिनय के उद्देश्य से नहीं लिखा। वस्तु विन्यास में कौतूहल उत्पन्न करने वाला जो वैचित्र उत्पन्न होता, उसके ना रहने से कम ही लोगों के हाथ में ये नाटक पड़ा। ललित और अलंकृत भाषण के बीच बीच में मधुर पद पढ़ने की उत्कंठा रखने वाले पाठकों ने ही अधिकतर इसे पढ़ा था। अब देखिए यहाँ तक हमने सिर्फ नाटक की बात की, जिसमें अनुदित नाटक था इनके द्वारा और मौलिक था। अब हम बात करते हैं कि उपन्यास के बारे में। तो उपन्यास जो है, पहले तो अनुदित के बारे में बात करें जो अनुवाद किया गया। कहते हैं द्वितीय उत्थान काल यानी 50 से 75 संवत 50 से 75 के बीच में अगर आप देखेंगे तो इस समय में इस द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया, वैसा और किसी वर्ग के जो है हिंदी लेखक में नहीं। अनुवाद खूब हुए और मौलिक उपन्यास भी खूब दिनों तक धड़ाधड़ निकले। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये जो समय रहा, कह रहे हैं कि 1950 से 75 में अनुवाद भी लोग कर रहे थे, नया नया उपन्यास भी लिख रहे थे। अब संवत 1951 तक कहते हैं कि बाबू रामकृष्ण वर्मा उर्दू और अंग्रेजी के भी कुछ अनुवाद कर ही चुके थे। रामकृष्ण वर्मा जैसे इन्होंने किया, बाबू रामकृष्ण वर्मा ने ठग वृत्तांतमाल संवत 1946 में इन्होंने किया। ठग वृत्तांतमाला है ना। फिर इसके बाद पुलिस वृत्तांतमाला। तो बाबू रामकृष्ण वर्मा जो है ठग वृत्तांतमाला, पुलिस वृत्तांतमाला 46 से 47, अकबर करके 1948 में, फिर अमला वृत्तांतमाला 51,
चित्तौर चाती का बंग भाषा से अनुवाद उन्होंने संवत 1952 में किया। ये पुस्तक चित्तौर के राजवंश की मर्यादा के विरुद्ध समझी गई और इसके विरोध में यहाँ तक आंदोलन हुआ कि सब कॉपियां गंगा में फेंक दी। फिर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला 1952 और प्रमिला 1953 का अनुवाद किया। जया और मधुमालती के अनुवाद दो एक बरस पीछे निकले। भारतेंदु प्रवर्तित प्रथम उत्थान के अनुवादकों में भारतेंदु काल की हिंदी की विशेषता बनी रही। उपयुक्त तीनों लेखों की भाषा बहुत ही साधु और संयत रही, यद्यपि उसमें चटपटापन नहीं था पर हिंदीपन पूरा पूरा था। फारसी अरबी के शब्द बहुत ही कम दिखाई देते, साथ ही संस्कृत के शब्द भी ऐसे आए जो हिंदी के परंपरागत रूप में किसी प्रकार का असमंजस नहीं उत्पन्न करते। सारांश ये है कि उन्होंने शूरता, चपलता, लघुता ये जैसे भी है संस्कृत का सहारा लिया। द्वितीय उत्थान के शुरू में ही हमें बाबू गोपाल राम गहमर बंग भाषा के गृहस्थ उपन्यासों के अनुवाद में तत्पर मिलते हैं। उनके कुछ उपन्यास तो इस उत्थान में संवत 1957 के पूर्व लिखे गए, जैसे चतुर चंचला 1950, भानुमति 51, नए बाबू 51 और बहुत से इसके आरंभ में, जैसे बड़ा भाई 1957, देवरानी जेठानी 1958, दो बहिन 1959, तीन पतोह 1961 और सास पतोह। भाषा उनकी चटपटी और वक्रतापूर्ण ये गुण लाने के लिए कहीं कहीं उन्होंने पूर्वी शब्दों और मुहावरों का भी बेधड़क प्रयोग किया है। इस काल के आरंभ में गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल के भी कुछ अनुवाद देखने को मिलते हैं, जिनमें दीप निर्वाण नामक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें पृथ्वीराज के समय का चित्र भी है। इस उत्थान के भीतर बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्ता, हराण चंद्र रक्षित, चंडीचरण सेन, शरद चंद्र, चारूचंद इत्यादि बंग भाषा के प्राय सब प्रसिद्ध उपन्यासकारों की बहुत सी पुस्तकों का, तो देखिए बंग भाषा में ये सभी जो है बंकिम चंद्र, रमेश चंद्र दत्ता, हराण चंद्र रक्षित, चंडीचरण सेन, शरद बाबू और चारूचंद, ये सभी जितने भी लोग हैं प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से इन लोगों के भी पुस्तकों का अनुवाद हुआ। रविंद्र बाबू के आंख की किरकिरी आदि कई उपन्यास हिंदी रूप में दिखाई पड़े, जिनके प्रभाव से इस उत्थान के अंत में आविर्भूत होने वाले हिंदी के मौलिक उपन्यासकारों का आदर्श बहुत कुछ ऊंचा हुआ। इस अनुवाद विधान में योग देने वाले पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा और रूप नारायण पांडे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बंग भाषा के अलावा उर्दू, मराठी और गुजराती के भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में हुए, पर बांग्ला की अपेक्षा बहुत कम। काशी के बाबू गंगा प्रसाद गुप्त ने इन्होंने पूना में हलचल आदि कई उपन्यास उर्दू से अनुवाद करके निकाले। मराठी से अनुदित उपन्यासों में बाबू रामचंद्र वर्मा का छत्रसाल बहुत उत्कृष्ट है। आगे कहते हैं कि अंग्रेजी के दो ही चार उपन्यासों का अनुवाद देखने में आया, जैसे रेनॉल्ड कृत लैला, तो रेनॉल्ड का है लैला, लंदन रहस्य। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यास टॉम काका की कुटिया का भी अनुवाद हुआ। अनुवादों की चर्चा यही समाप्त कर हम मौलिक उपन्यास को अब लेते हैं। मौलिक उपन्यास में पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों का सर्वसाधारण में धूम मच गया, काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री। काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री ने तो हिंदी साहित्य में धूम मचा दिया। द्वितीय उत्थान काल के पहले ही नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, ये तो कुछ उपन्यास लिखे जा चुके थे। ये 1950 से पहले की बात बता रहे हैं। उस काल की शुरुआत में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक इनके अयारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते वे भी इन नामों से परिचित हो गए। यहाँ पर ये कह देना जरूरी कि इन उपन्यासों का लक्ष्य केवल घटना व्यचित रहा, रस संचार, भाव विभूति या चरित्र चित्रण नहीं था। ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से होते, जिनमें जीवन के विविध पक्षों का चित्रण का कोई प्रयास नहीं होता। इसे साहित्य कोटि में तो नहीं आते, पर हिंदी साहित्य इतिहास में देवकीनंदन खत्री को याद किया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, है ना। किसी ग्रंथकार के रूप में भले ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हिंदी के प्रति लोगों को ललायित किया पढ़ने के लिए। चंद्रकांता पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी ने हिंदी सीख ली। चंद्रकांता पढ़ चुकने पर वे चंद्रकांता की कोई किताब ढूंढने में परेशान रहते। शुरू में चंद्रकांता और संतति पढ़कर न जाने कितने नवयुवक हिंदी के लेखक हो गए। चंद्रकांता पढ़कर वे हिंदी की और प्रकार की साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़े चले और अभ्यास हो जाने पर कुछ लिखने भी लगे। तो बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से तिलस्म और अयारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही और शायद अभी तक ये शौक बिल्कुल ठंडा भी नहीं हुआ। बाबू देवकीनंदन के तिलस्मी रास्ते पर चलने वालों में बाबू हरिकृष्ण जौहर भी विशेष रूप से थे। बाबू देवकीनंदन के संबंध में इतना और कह देना जरूरी कि उन्होंने ऐसी भाषा का व्यवहार किया जिसे थोड़ी हिंदी और उर्दू पढ़े लोग भी समझ लेते। कुछ लोगों को ये समझना कि उन्होंने राजा शिवप्रसाद वाली उस पिछली आम फहम भाषा का बिल्कुल अनुसरण कर जो एकदम उर्दू की ओर झुक गई थी, ठीक नहीं है ना। ऐसा उन्होंने लिखा कि सभी को समझ में आए। उन्होंने साहित्यिक हिंदी ना लिखकर हिंदुस्तानी लिखी, जो केवल इसी प्रकार की हल्की रचनाओं में काम दे सकती थी। सबको सुविधा हुआ पढ़ने में, सबको मजा भी आया। उपन्यासों का ढेर लगा देने वाले जो दूसरे मौलिक उपन्यासकार थे वो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी थे। मतलब इन्होंने ढेर लगा दिया। कहते हैं कि जन्म इनका संवत 1922, मृत्यु 1979, जिनकी रचनाएं साहित्य कोटि में आती है, यानी किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वो साहित्य कोटि में आता है। इनके उपन्यासों में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप, रंग, चित्ताकर्षक वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी देखने को मिलता है।
गोस्वामी जी संस्कृत के अच्छे जानकार, साहित्य के मर्मज्ञ तथा हिंदी के पुराने कवि और लेखक थे। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्रिका निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिख डाले। अतः साहित्य की दृष्टि से उन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे, पर वे वास्तव में उपन्यासकार नहीं थे और चीजें लिखते लिखते उपन्यास की ओर भी जा पड़े। पर गोस्वामी जी वहीं घर करके बैठे, एक क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुन लिया और उसी में रह गए। ये दूसरी बात है कि उनके बहुत से उपन्यासों का प्रभाव नवयुवकों पर बुरा पड़ सकता है। इसमें उच्च वासनाएं व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी है और चटकीले भी। इस बात की शिकायत चपला के संबंध में ज्यादा हुई। एक और बात जरा खटकती है, वो है उनका भाषा के साथ मजाक। कुछ दिन पीछे उन्हें उर्दू लिखने का शौक हुआ। उर्दू भी ऐसी वैसी नहीं, उर्दू ए मुल्ला। इस शौक के कुछ आगे पीछे उन्होंने राजा शिव प्रसाद का जीवन चरित्र लिखा, जो सरस्वती के आरंभ के 3 अंग भाग 1, 2, 3, 4 में निकला। उर्दू जवान और शेर शकुन की बेढंगी नकल से, जो असल में कभी कभी साफ अलग हो जाती है, उनके बहुत सी उपन्यासों को साहित्यिक गौरवगढ़ या गलत मानी में लाए हुए सब भाषा की शिष्टता के दर्जे से गिरता गया। खैरियत ये हुई कि अपने सब उपन्यासों को आपने ये मंगनी का लिबास नहीं पहनाया। मल्लिका देवी या बंग सरोजनी में संस्कृत प्राय समाज बहुला भाषा कम में दिखाई दी। इन दोनों प्रकार की लिखावटों को देखकर कोई विदेशी चकपका कर पूछ सकता है कि क्या दोनों हिंदी है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो भी कह सकते हैं। इस हौसले ने जैसे बहुत से लोगों को किसी एक विषय पर पूर्ण अधिकार के साथ जमने नहीं दिया, वैसे ही कुछ लोगों की भाषा को बहुत कुछ डामाडोल रखा, कोई एक टेढ़ा सीधा रास्ता पकड़ने भी नहीं दिया। गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से अलग अलग समय की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का अध्ययन और संस्कृति के स्वरूप का अनुसंधान नहीं सूचित होता। कहीं कहीं तो काल द्वेष तुरंत ध्यान में आ जाता है, जैसे वहां जहां अकबर के सामने हुक्के या पेचवान रखे जाने की बात कही गई। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के कुछ उपन्यासों के नाम हैं: तारा चपला, तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम, लीलावती, राजकुमारी, लवंगलता, हृदय हारडी। प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास। देखिए, प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक कौन थे? पंडित अयोध्या सिंह। तो प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 उपन्यास लिखे ठेठ हिंदी में। ठेठ हिंदी का ठाठ 1956 में और अधकेला फूल 1964 में। पर ये दोनों पुस्तक भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। उनकी सबसे पहले लिखी पुस्तक बेनिस का बांका में जैसे भाषा संस्कृतपन की सीमा पर पहुंची हुई थी, वैसे इन दोनों में ठेठपन की हद दिखाई देती। इन तीनों पुस्तकों को सामने रखने पर पहला ख्याल यही आता कि उपाध्याय जी क्लिष्ट संस्कृत प्राय भाषा भी लिख सकते और सरल ठेठ हिंदी भी। अधिकतर इस भाषा बैचित पर ख्याल जमकर रह जाता। उपाध्याय जी के साथ पंडित लज्जा राम मेहता का भी स्मरण होता, जो अखबार नवीशी के बीच बीच में पुरानी हिंदू मर्यादा, हिंदू धर्म, हिंदू पारिवारिक व्यवस्था की सुंदरता और समीचीनता पे बात करते। उनके उपन्यासों में है धूर्त रसिकलाल, संवत 1956 में धूर्त रसिकलाल, हिंदू गृहस्थ, आदर्श दंपति 61, बिगड़े का सुधार 1964, आदर्श हिंदू 1972। ये दोनों महाशय वास्तव में उपन्यासकार नहीं, उपाध्याय जी कवि और मेहता जी पुराने अखबार नवीश थे। काव्य कोटि में आने वाले भाव प्रधान उपन्यास, जिनमें भाव या मनोविकारों का प्रगल्भ वेगवती व्यंजना का लक्ष्य दिखता, वो हिंदी में न देखे बंग भाषा में काफी देखने को मिले। बाबू ब्रजनंदन सहाय ने भी 2 उपन्यास इसी ढंग से लिखा था: सौंदर्य पाशक और राधाकांत, संवत 1969। अब बात करें छोटी कहानियों में, तो जिस प्रकार कहते हैं कि गीत गाना और सुनना मनुष्य के स्वभाव के तहत है, उसी प्रकार कथा कहानी भी अच्छा लगता है। अब कहानियों का चलन सब या सब सभी जातियों में रहा, सब जगह उसका कुछ ना कुछ लिखा ही गया। घटना प्रधान और मार्मिक उनके स्थूल भेद में बहुत पुराने और इनके मिश्रण भी है। अब जैसे बृहद कथा है, बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, ये सभी ऐसे हैं कि घटना चक्र में रमाने वाली कथा की पुरानी पोथी है। अब जैसे कादम्बरी हो गया, माधवानल कामकंदला है, सीता बसंत है, ये कुछ ऐसे हैं कि जो वृत्त वैचित्र पूर्ण होते हुए कथा के मार्मिक स्थलों में रमाने वाले भावना प्रधान आख्यान है। इन दोनों ही कोटि की कहानियों में एक बहुत भारी भेद क्या ये दिखाई देता है कि जो पहला वाला है उसमें इतिवृत्त का बहाव है, दूसरी कोटि की कहानी में भिन्न भिन्न स्थिति है। और आधुनिक ढंग के जो उपन्यास और कहानी के स्वरूप का विकास इसी भेद के आधार पे कर सकते हैं। इस स्वरूप के आधार पे देखें तो कुछ नाटक भी हैं, जैसे कथोपकथन, घटना का विनाश, वैचित्र, ये सभी चीजें। इतिवृत्त का प्रवाह तो उसका मूल रूप था, वो तो बना ही रहा। उनमें अंतर इतना ही पड़ा कि पुराने ढंग की जो कथा कहानी है, उनमें कथा का प्रवाह जो होता वो अखंड गति से चलता था, जिसमें घटना पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली जाती। पर यूरोप में जो नए ढंग के कथानक नॉवेल के नाम से चले और बंग भाषा में आकर उपन्यास कहलाए, मराठी में कादम्बरी कहलाने लगे, वे कथा के भीतर की कोई भी परिस्थिति आरंभ में रखकर चल सकते थे। आगे कहते हैं, उपयुक्त दृश्य से यदि हम देखें तो इंसा की रानी केतकी की बड़ी कहानी न आधुनिक उपन्यास के तहत आएगी, न राजा शिव प्रसाद का राजा भोज का सपना है, वीर सिंह का वृत्तांत आधुनिक छोटी कहानी के तहत आएगा।
अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी-छोटी आख्यायिकाएँ या कहानी निकला करती है, वैसे कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। ये कहानियाँ जीवन के बड़े मार्मिक और भाव-व्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे थे। सरस्वती के प्रथम वर्ष संवत 1957 में ही पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी, जो मौलिक जान पड़ती। सरस्वती में जो छपा था ये संवत 1957 किशोरीलाल इंदुमती, कहते ये मौलिक लग रहा था, सही लग रहा था, लेकिन इसके उपरांत जो कहानी बराबर आता गया वो ज़्यादातर बंग भाषा से ऐसा लगता अनुवाद या छाया लेकर किया गया हो। तो बंग भाषा से अनुवाद करने वालों में इंडियन प्रेस के मैनेजर बाबू गिरिजा कुमार घोष, जो हिंदी कहानी में अपना नाम लाला पार्वती नंदन देते हैं। कौन देता है? मैनेजर बाबू गिरिजा कुमार लाला पार्वती नंदन। उनका विशेष नाम से उल्लेखनीय है क्योंकि इसके बाद जो बंग महिला का स्थान है, जो मिर्जापुर निवासी प्रतिष्ठित बंगाली सज्जन बाबू राम प्रसाद घोष की ये पुत्री और बाबू जो पूर्णचंद थे, इनकी धर्म पत्नी थी। उन्होंने बहुत सी कहानियों का बांग्ला अनुवाद तो किया, लेकिन हिंदी में उन्होंने कुछ मौलिक कहानियां भी लिखी। एक था जैसे दुलाई वाली, तो जो संवत 1964 में था, 57 घटाएंगे तो दुलाई वाली, और जो है इनका चंद ऐसी मेरी बातें, ऐसे करके दो कहानी है 1904 और 7 में। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने तो इसको जो है, ऐसा नहीं है कि वो लिखा, मौलिक कहानी लिखा। और कहानी का शुरुआत अगर देखना हो तो सरस्वती पत्रिका में जो मौलिक कहानी उनके वर्ष क्रम के साथ दिया है, जैसे इंदुमती 1957 संवत में, गुलबहार कहानी भी किशोरीलाल का ही है 1959 में, प्लेग की चुड़ैल जो है मास्टर भगवान दास मिर्जापुर संवत 1959, 11 वर्ष का समय 1960 शुक्ल जी का स्वयं है, और पंडित और पंडितानी करके गिरजादत्त वाजपेयी का है, दुलाई वाला 1964। ये सब ध्यान रखिए, ये सब संबंध में दिया है। इनमें से यदि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानी को चुनेंगे ना, तो 3 ही मिलेगी जिसमें भावना देखने को मिलेगा, इंदुमती 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी का छाया नहीं होता तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी मानते। तो इन्होंने कहा कि अगर इंदुमती जो है, इनको जो है शुक्ल जी को ऐसा नहीं लगता कि किसी बंगला कहानी की छाया है, तो ये हिंदी की पहली कहानी फिर इसे मानते। इसके बाद 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता। ऐसी कहानियों की ओर बहुत आकर्षित भी हुए इस काल के भीतर की प्राय सब मासिक पत्रिकाओं में बीच बीच में निकलती रही। संवत 1968 में कल्पना और भावुकता के कोष बाबू जयशंकर प्रसाद की ग्राम नामक, तो कहते हैं कि 1968 में कल्पना और भावुकता के कोष बाबू जयशंकर प्रसाद की जो ग्राम नामक कहानी उनके मासिक पत्र इंदु में वो निकली। इसके उपरांत तो आकाशदीप के बाद विषाती, प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर, चित्र मंदिर इत्यादि अनेक कहानियां लिखी जो तृतीय उत्थान के भीतर आती है। हास्य रस की कहानियां लिखने वाले कौन थे? तो हास्य रस वाली जो कहानी थी उसके लेखक थे जीपी श्रीवास्तव की पहली कहानी भी इंदु में संवत 1968 में ही निकली थी। इसी समय के आसपास आजकल के प्रसिद्ध कहानी लेखक पंडित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने भी कहानी लिखना शुरू किया। उनकी पहली कहानी रक्षाबंधन 1913, जो कि रक्षाबंधन किसमें छपा था? सरस्वती में छपा था। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी हिंदी के अत्यंत भावुक और भाषा की शक्ति पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक। एक अत्यंत भावुकतापूर्ण कहानी कानों में कंगना संवत 1970 में इंदु में निकला। उसके पीछे आपने बिजली आदि कुछ और सुंदर कहानियां भी लिखी। पंडित ज्वाला दत्त शर्मा ने संवत 1971 से कहानी लिखना शुरू किया और उनकी पहली कहानी सन 1914 की सरस्वती में निकली। चतुरसेन शास्त्री भी उसी वर्ष कहानी लिखने की ओर झुके थे। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान, हिंदी के अनन्य आराधक सी चंद्र शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 अर्थात सन 1915 की सरस्वती में छपी। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचिपूर्ण की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष था। घटना इसकी ऐसी जैसी बराबर हुआ करती, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा नहीं, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विविधता नहीं थी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद की छोटी कहानियां भी संवत 1973 से ही निकलने लगी। इस प्रकार द्वितीय उत्थान काल के अंतिम भाग में आधुनिक कहानियों का आरंभ हम पाते हैं। अब यहाँ से बात करें कि निबंध का, तो यदि गद्य कवियों, या यहाँ पे है ना कि यदि गद्य कवि या लेखक की यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसर है, तो निबंध गद्य की है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे ज्यादा अच्छे से हो सकता है, इसलिए गद्य शैली के विवेचक उदाहरण के लिए अधिकतर निबंध ही चुना करते हैं। निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। प्रवीण लेखक प्रसंग के अनुसार इन विधानों का बड़ा सुंदर मेल भी करते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है, जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास और समास की रीति, भावात्मक निबंध में धारा, तरंग और आक्षेप की रीति। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो। बात तो ठीक है यदि ठीक तरह से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का ये मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही ना जाए या जानबूझकर जगह जगह से तोड़ दी जाए। भावों की विचित्रता देखने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति के प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही ना रखे।
संसार की हर बात और सब बातों से संबंध अपने अपने मानसिक संगठन के अनुसार किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये सब संबंध सूत्र एक दूसरे से नते हुए हैं, पत्तों के भीतर के नसों के सामने चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। तत्व चिंतक या दार्शनिक केवल अपने व्यापक सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ संबंध सूत्रों को पकड़कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के ब्यौरे में कहीं नहीं फंसता। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखों का दृष्टि पर निर्दिष्ट करती है। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। तत्व चिंतक या वैज्ञानिक से निबंध लेखक की भिन्नता इस बात में भी है कि निबंध लेखक जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों लिए हुए चलता है। जो करुण प्रकृति है उनका मन किसी बात को लेकर अर्थ संबंध सूत्र पकड़े हुए है, करुण स्थलों की ओर झुकता है और गंभीर वेदना का अनुभव भी करता चलता है। उदाहरण के लिए आलसियों और लोभियों को लीजिए, जिन्हें दुनिया बुरा कहती चली आ रही है। कोई लेखक अपने निबंध में उनके अनेक गुणों को विनोदपूर्वक सामने रखता है। तो इस अर्थगत विशेषता के आधार पर यही कहना है कि भाषा और अभिव्यंजन प्रणाली की विशेषता, शैली की विशेषता खड़ी हो सकती है। जहाँ नाना अर्थ संबंध का वैचित्र नहीं, जहाँ गतिशील अर्थ की परंपरा नहीं, वहाँ एक ही स्थान पर खड़ी तरह की मुद्रा और उछल कूद दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि भारतेंदु जी के समय से ही निबंध की परंपरा यहाँ हमारे यहाँ चल पड़ी। उनके कुछ सहयोगी लेखक थे, उन लोगों ने भी लिखना शुरू किया। अस्थायी विषयों पे ये निबंध लिखने की परंपरा तो बहुत जल्दी बंद हो गई। जैसे वर्णनात्मक निबंध पद्धति पर सामयिक घटनाओं, देश और समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, इस सब पे बहुत कम लिखा गया। और जो द्वितीय उत्थान के भीतर बाद में उच्च कोटि के अस्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए था, नहीं हुआ। ज्यादातर लेखक ऐसे ही कामों में लगे जिनमें बुद्धि को श्रम कम करना पड़े, यानी मेहनत कम करना पड़े। उच्च कोटि का लेखन जो है उस पर इन लोगों ने ध्यान कम दिया। भारतेंदु के सहयोगी लेखक अस्थायी विषयों के साथ साथ समाज की जीवनचर्या, ऋतुचर्या, पर्व त्योहार आदि पर भी साहित्यिक निबंध लिखते आ रहे थे। उनके लेखों में देश की परंपरागत भावनाओं और उमंगों का प्रतिबिंब रहा करता था। होली है, विजयदशमी है, दीपावली, रामलीला, इन सब पे भी निबंधों में जनता के जीवन का रंग पूरा पूरा दिखता। इस उत्थान काल के शुरू में ही निबंध का रास्ता दिखाने वाले दो अनुवाद ग्रंथ प्रकाशित हुए। एक है बेकन विचार रत्नावली। तो बेकन विचार रत्नावली अंग्रेजी के बहुत पुराने का पहले निबंध लेखक लॉर्ड बेकन के कुछ निबंधों का अनुवाद है। और निबंध माला 10 ये चिपलूणकर के मराठी निबंधों का अनुवाद है। पहली पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है और दूसरी किसकी है, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की है। उस समय आशा हुई थी कि इन अनुवादों के पीछे वो दोनों महाशय शायद उसी प्रकार के मौलिक निबंध लिखने में हाथ लगाए, पर ऐसा हुआ नहीं, है ना। और फिर मासिक पत्रिकाएं इस द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत सी निकली, पर उनमें अधिकतर लेख बातों का संग्रह के रूप में ही था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, दौलतपुर जिला रायबरेली में, है ना। और देवावसान दिया 1995 में, 1927 में जन्म। जो द्विवेदी जी थे इन्होंने सन 1903 में सरस्वती का जब संपादन का भार लिया अपने ऊपर, तो तब से ये सारा समय उसी में लगाते। लिखने की सबलता वे इस बात में मानते थे कि कठिन से कठिन विषय भी सरल रूप में रख दिया जाए तो साधारण समझने वाला पाठक भी उसे समझ ले, तो मान लो कि आपने जो लिखा वो सार्थक लिखा। कई उपयोगी पुस्तकों के अलावा उन्होंने फुटकर लेख भी लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही है, मतलब बातों के संग्रह के रूप में। भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए विचार की उद्भावना वाले निबंध बहुत कम इन्होंने लिखे। अस्थायी निबंध की श्रेणी में भी दो चार लेख लिखे, जैसे कवि और कविता। इनका कवि और कविता, प्रतिभा आदि है ये लेखन। कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि नहीं लिखे, तो इन्होंने कला या सूक्ष्म विचार की दृष्टि नहीं लिखा। व्याकरणिक शुद्धियाँ बहुत की, और 1903 से जब से सरस्वती के संपादन का भार लिया तो उसको बहुत ही निष्ठा के साथ किया। और कभी और कविता जैसे कैसा गंभीर विषय कहने की जरूरत नहीं, तो ऐसी चीजों पे इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा। अब इसे यही तो लगता है कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वर दत्त होता है। जो चीजें ईश्वर दत्ता है वो हमेशा वो अवश्य लाभदायक होगा, वो निरर्थक नहीं होता। उसे समाज को अवश्य कुछ ना कुछ लाभ पहुंचता है। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ और असर ना हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए। कविता में कुछ ना कुछ झूठ का अंश जरूर रहता है। असभ्य अथवा आधा सभ्य लोगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित और सभी लोगों को बहुत ज्यादा। कहने की जरूरत नहीं कि द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार की वो गुंभित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिसमें पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वही कहा जा सकता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबा कर कसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबंध विचार खंड को लिए हों। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिखा है। एक सीधी बात कुछ हेर फेर कहीं कहीं केवल शब्दों के साथ 5-6 तरह के 5-6 वाक्य में कहीं हुई मिलती है। और उनके लेखों में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग ज्यादा मिलता है। नपे तुले वाक्यों को कई बार वो हेर फेर के साथ लिखते हैं। उनकी ये व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बड़े काम की है। इस बात के उनके दो लेख हैं। एक है
क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? सरस्वती में सन 1913 में इनका है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है? और आर्य समाज का कोप सरस्वती में 1914 में, अच्छी एग्जाम्पल है। फिर कहते हैं कि आप कहते हैं कि प्राचीन भाषा मर चुकी है और मरे हुए 100, मतलब कि कहते हैं कि मरे 300 वर्ष हुए। इस पर प्रार्थना है ना कि कभी मरी और ना उसके मरने की कोई लक्षण ही दिखती है। यदि आप कभी आगरा है, मथुरा है, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा यहाँ पे आएंगे, तशरीफ लाए, तो कृपा करके वहाँ के एकाध आप अपर प्राइमरी और मिडिल में मुआयना सही कर लीजिए। ऐसा तरह से आपको मालूम हो जाएगा कि जिसे आप मुद्दा समझ रहे हैं वो अब तक इन जिलों में बोली जाती है। कहाँ? वहाँ आगरा में, मथुरा में, फर्रुखाबाद में, मैनपुरी में। अगर आपकी इस भाखा नामक भाषा को मरे 300 वर्ष हुए तो कृपा करके ये बताइए श्रीमान जी की सात धर्मी काजी अली आदि कवियों ने किस भाषा में कविता की है? तो 1700 ईस्वी से लेके ऐसे अनेक मुसलमान कवि हो चुके जिन्होंने भाषा में बड़े बड़े ग्रंथ बनाए हैं। हिंदू कवियों की आप खबर नहीं रखते तो कोई विशेष आक्षेप की बात नहीं है। तो भाखा के बारे में हम लोगों ने पहले ही बोला था कि संस्कृत और वो मिक्स करके कैसे भाखा के बारे में। तो शुक्ल जी कहते हैं कि आप यहाँ पे जिलों का दौरा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज कहते हैं कि ऑनरेबल असगर अली खां, ऑनरेबल असगर अली खां की पांचवी उक्ति यही है कि उर्दू या हिंदुस्तानी ही यहाँ की सार्वदेशिक भाषा है। आपके इस कथन की सच्चाई की जांच सहज में ही हो सकती है। ऊपर हाली साहब के दीवान और दूसरे शाही सम्मेलन के सभापति के भाषण से जो अवतरण दिए गए हैं उन्हें खास आप बारी बारी से एक बंगाली, एक मद्रासी, एक गुजराती और एक महाराष्ट्री को जिस प्रांत के निवासी ना हो दिखावें और उनसे ये कहें कि इनका मतलब हमें समझा दीजिए। बस तत्काल ही आपको मालूम हो जाएगा कि दो में से कौन भाषा अन्य प्रांतवासी अधिक समझते हैं। श्रीयुत असगर अली के इस कथन से कि उर्दू और हिंदुस्तानी शब्द इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द कंट्री, एक भेद की बात खुल गई। यह है कि आप लोगों की राय में हिंदुस्तानी और कुछ नहीं, उर्दू ही का एक दूसरा नाम है। अतः समझना चाहिए कि जब हिंदुस्तानी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया जाता है तब हिंदुस्तानी नाम की आड़ में उर्दू का ही पक्षपात लिया जाता है। बेचारी हिंदी के बहिष्कार की चेष्टा करते हैं। तो देखिए शुक्ल जी ने इस तरीके महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा कि जो चीज़ आप कहते हैं वो खत्म हो चुका है, उसके देने के लिए आप इस इलाके में आइए। आप तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हिंदी तो बेचारी एक किनारे पे है, हिंदी की दुर्दशा है, उनको पहचानने की, उनको खोजने की कोशिश करिए। दूसरी कहते हैं कि जिस समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों पर धूल डालकर दूसरों को धमकाने और बिना पूछे ही उन्हें नेक सलाह देने का अधिकार है, उसके बड़े और विद्वानों को पराक्रम की सीमा कौन निर्दिष्ट करेगा? हमारे पास इससे भी बढ़कर कौतूहलजनक पत्र आए। बनावटी या सच्चा नाम देकर बी सिंह नाम के एक महाशय ने आगरा से एक पोस्ट कार्ड हमें उर्दू में भेजा। उसमें अनेक दुर्वचन और अभिशापों के अनंतर इस बात पे दुख प्रकट किया गया है कि राज्य अंग्रेजी, अन्यथा हमारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भाई सिंह दुख मत करो, आर्य समाज की धर्म उन्नति होती ही हो तो कर गुठार आगे यह सीसा। फिर ये पंडित माधव प्रसाद पे बात करते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र जी का जन्म पंजाब के हिसार में भिवानी के पास कुंगड़ नामक गांव में हुआ था 1928 में। परलोकवासी उसी ग्राम में प्लेग से जो है परलोक हो गए, मतलब परलोक गए। और कहते हैं कि ये बड़े तेजस्वी सनातन धर्म समर्थक, भारतीय संस्कृति की रक्षा के सतत अभिलाषी विद्वान थे। इनकी लेखनी में बड़ी शक्ति थी। पंडित माधव के जो कुछ भी लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते, इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती। गौड़ होने के कारण मारवाड़ियों से इनका विशेष लगाव था और इनके समाज का सुधार ये हृदय से चाहते थे। इसी से बैसोपकार पत्र का संपादन भार कुछ दिन अपने ऊपर लिए। जिस वर्ष सरस्वती निकला था संवत 1957, उसी वर्ष प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू देवकी ने खत की सहायता से काशी से इन्होंने सुदर्शन नामक एक मासिक पत्र निकलवाया था। किसने? पंडित माधव ने सुदर्शन निकलवाया था, और जो कि 2.25 वर्ष से चलकर बंद हो गया। इसके संपादन काल में इन्होंने साहित्य संबंधी बहुत से लेख, समीक्षाएं, निबंध ये सभी भी लिखे। बाकी समालोचक संपादक पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने इसी से एक बार लिखा था कि मिश्र जी बिना किसी अभिनिवेश के लिख नहीं सकते। यदि हम उनसे लेख पाना है हमें तो सदा एक न एक टंटा उनसे छेड़ ही रखना पड़ेगा। इसमें संदेह नहीं है कि जहाँ किसी ने कहीं कोई ऐसी बात लिखी जो उन्हें सनातन धर्म के संस्कारों के विरुद्ध अथवा प्राचीन ग्रंथकारों के और कवियों के गौरव को कम करने वाली लगी, इनकी लेखनी चल पड़ती थी। पाश्चात्य संस्कृताभ्यासी विद्वान जो कुछ कच्चा पक्का मत यहाँ के वेद पुराण साहित्य आदि के संबंध में प्रकट करते थे वे इन्हें खल जाते थे। उनका विरोध ये डटकर करते, उस विरोध में तर्क, आवेश, भावुकता सब होता। वेवर का भ्रम इसी झोंक में लिखा गया था। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैसधा चरित्र चर्चा में, देखिए यहाँ पे महावीर जी का है नैसधा चरित्र चर्चा, कहते हैं कि उसमें नैसधा की कई एक बड़ी दूर की सूझ व अतीत पूर्व पदों का अस्वाभाविक सुरुचिबद्ध कहा। फिर क्या था कि एक बार पिल पड़े और उनकी बातों का अपने ढंग पर उत्तर देते हुए हाथों पर श्रीधर पाठक के गुणवंत हेमंत नाम की एक कविता की, जिसकी द्विवेदी जी ने बड़ी प्रशंसा की। निरस्ता और इतिवृत्तात्मकता भी दिखाई देती है। ये विवाद कुछ दिन तक चला। बाकी मिश्र जी की बात करें तो उनका स्वदेश प्रेम बहुत गंभीर था। संस्कृत और
संस्कृति और पंडितों के समान देश दशा के अनुभव से दूर रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। राजनीतिक आंदोलनों के साथ इनका हृदय भी चलता था। देश पूज्य मालवीय जी ने छात्रों को राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहने की सलाह दी थी। तब इन्होंने एक अत्यंत छोटपूर्ण खुली चिट्ठी उनके नाम लिख दी थी। किसके नाम? खुली चिट्ठी मालवीय जी के नाम। किसने? माधव ने। देश दशा की इस तीव्र अनुभूति के कारण इन्होंने श्रीधर पाठक की जो कविताओं में एक बात जो उनको खटकी थी, तो इन्होंने पाठक जी ने जहाँ ऋतु शोभा या देश छटा का वर्णन किया, वहाँ केवल सुख आनंद प्रफुल्लता की बात की। तो देश के असंख्य दीन दुखियों के पेट की ज्वाला और कंकलावत शरीर पे नहीं, तो ये भी इनको खटक गया था। मिश्र जी ने स्वामी विशुद्धानंद जी के बड़े जीवन चरित्र के अलावा और भी 20 व्यक्तियों के छोटे छोटे जीवन चरित्र लिखे, और जिनमें कुछ संस्कृत के पुराने ढांचे पर भी सनातन धर्म के सहायक सेठ साहूकार आदि का भी लिखा। बाकी सुदर्शन तो ये चलवाए थे, और सुदर्शन समय समय पर लिखता था। वर्ग त्योहार उत्सव स्थान इन सब पे चीजें निकलती थी। तो निबंध लिखने की जो परंपरा भारतेंदु के सहयोगी ने चलाई थी, वो इस अद्वितीय उत्थान में आकर इन्हीं पर समाप्त होती है। किसमें? माधव पे समाप्त होती है। द्वितीय उत्थान की शुरुआत में इस प्रभावशाली लेखक के उदय की उज्ज्वल आभा हिंदी साहित्य गगन में कुछ समय के लिए दिखाई पड़ा, पर खेद है कि अकाल ही विलीन हो गया। पंडित माधव प्रसाद मिश्र के मार्मिक और ओजस्वी लेखों को जिन्होंने पढ़ा पढ़ा होगा, उनके हृदय में उनकी मधुर स्मृति जरूर बनी होगी। तो देखिए, इन्होंने माधव प्रसाद पे काफी अच्छे से लिखा है निबंध के क्षेत्र में, और कहते हैं कि उनमें बहुत सुंदर मर्मपथ का अनुसरण करती हुई स्निग्ध वाग्धारा लगातार चलती आ रही थी। इनके गद्य के कुछ नमूने दिए गए हैं। जैसे गद्य में आप देखिए, इनके नमूने में आर्यवंश के धर्म कर्म और भक्ति भाव का ये प्रबल प्रवाह जिसने एक दिन जगत के बड़े बड़े सन्मार्ग विरोधी भूधारों का दर्प दलन कर उन्हें रज में परिणत कर दिया, और इस परम पवित्र वंश का वह विश्व व्यापक प्रकाश जिसने एक समय जगत में अंधकार रखा, नाम तक नहीं छोड़ा। हो सकता है आप लोग भी जो है जो है पंडित माधव प्रसाद मिश्र के बारे में उतना ना पढ़े हो, लेकिन इस तरीके से इन्होंने काफी उनके बारे में डिटेल से बताया है। अब यहाँ पे भी एक पंक्तियाँ दी है कि अब रही आपके जानने की बात, सो जहाँ तक आप जानते हैं वहाँ तक तो सब सफाई। आप जहाँ तक जानते हैं, महाकवि श्रीहर्ष के काम में सर्वत्र गांठे ही गांठे हैं, और पंडित श्रीधार जी की कविता सर्वोत भाव से प्रशंसित है। आप जहाँ तक जाने, तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह ये लिखते थे। आगे कहते हैं कि आप जहाँ तक जानते हैं, प्रोफेसर बेवर की पुस्तकों का अभी तक अनुवाद नहीं हुआ। बेवर साहब का ज्ञान हमें नैसदा चरित्र में ही हुआ था। लोग केवल घर के ही नष्ट होने पर मिट्टी हो गया नहीं कहते, और जगह इसका प्रयोग करते। किसी का बड़ा भारी श्रम जब विफल हो जाए ना, तब कहेंगे कि सब मिट्टी हो गया। तो इस तरीके से है। अच्छा माँ, ये तो कहो तुम्हारा नाम वसुंधरा किसने रखा? ये नाम तो उस समय का है, ये नाम व्यास वाल्मीकि पाणिनि कात्यायन का है। उपन्यासों से कुछ छुट्टी पाकर जो है बाबू गोपाल राम गहमर जो थे, वो पत्र पत्रिकाओं में भी कभी कभी लिख लिया करते थे। गोपाल राम, उनके लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती, विलक्षण रूप खड़ा करती। किसी अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कौतूहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते, उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद लगता। उनके रिद्धि और सिद्धि नामक निबंध का थोड़ा सा अंश यहाँ पे है। अर्थ या धान अलाउद्दीन का चिराग है, यदि यह हाथ में है तो तुम जो चाहो सो पा सकते हो। यदि अर्थ अधिपति है तो वज्र मूर्ख होने पर भी विश्वविद्यालय तुम्हें डीएल की उपाधि देगा। और इसी तरीके से इन्होंने और भी लिखा है। कहने की जरूरत नहीं कि उद्धत अंश में बंग भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथकार बंकिम चंद्र की शैली का पूरा आभास देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे इन्होंने बाबू पाल मुकुंद के बारे में बात किया। बाबू पाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म जो है पंजाब के रोहतक जिले के गुरियानी गांव में संवत 1922 में, है ना, 64 में मृत्यु हुआ। ये अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। कौन अनुभवी और कुशल थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। पहले इन्होंने 2 उर्दू पत्रों का संपादन किया, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगभाषी के संपादक हो गए। कौन? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बंगभाषी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक हो गए, और फिर ये बहुत ही चलते पूजे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी करते। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनिश्चितता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया। किसको? बाल मुकुंद को मिल गया। इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने भाषा और व्याकरण शीर्षक में अनिश्चितता को लेकर विवाद खड़ा किया, तो बाल मुकुंद ने आत्माराम के नाम से द्विवेदी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाला, जिसमें चूलबाजी का पुट पूरा था। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विग्रहणा के लिए सर्गो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक देकर बहुत फपता हुआ अल्लाह कलाहित आल्हा कलूत करके लिखना पड़ा, ये आल्हा कल्लू अलहित नाम से। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे। गुप्त निबंध जो है इनका एक संग्रह है, गुप्त निबंधावली करके, वो भी छप चुका है। और इनके जो है रत्नावली नाटक के सुंदर अनुवाद का भी उल्लेख हो चुका है। गुप्त जी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध भी लिखे हैं, जिनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। और गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण है। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ाई देती। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई थी। वे अपने विचारों को विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे, उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था।
बाकी शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा अंश यहाँ पे दिया गया है। जैसे इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीलें नीचे उतर रही हैं, तबीयत भुरभुरा उठी, इधर भंग उधर घटा, बाहर इतने में वायु का वेग बढ़ा। तो यहाँ से इन्होंने दिया कि किस तरीके से ये लिखते हैं। अब निबंध में चौथे नंबर पे पंडित गोविंद नारायण मिश्र का जिक्र करते हैं कि यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, कौन, गोविंद नारायण, पर उस पुराने समय में अपने इनके फुफेरे भाई गोविंद के थे पंडित सदानंद मिश्र, और इनका सदानंद मिश्र के सार सुधा निधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख भी लिखा करते थे गोविंद नारायण, जो पुस्तकाकार छपर अस्थायी साहित्य में पंडित भी नहीं हो पाया और अपनी गति शैली का निर्दिष्ट रूप उत्थान के भीतर इन्होंने पूर्णतः प्रकाशित किया। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण, कवि और चित्रकार नामक लेख से मिलता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी है। लिखते समय बाढ़ और डंडी इनके ध्यान में रहा करते, पर ये प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाढ़ और डंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य, विचारों की उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषा में हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ी के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता था। तो इस तरीके से इन्होंने पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझना ऐसा माना था। कुछ विचार भी दिए हैं, शब्दावली दोनों प्रकार की है, संस्कृत की भी, ब्रज भाषा की भी है ना। तो इस तरीके से और कहते हैं कि एक और प्रगल्भ प्रतिभा स्रोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना कलित अभिनव भाव माधुरी, तो दूसरी ओर तमतम सटकाती मुस्काती पूरन चंद की सकल मन भाई छिटकी जुनाई भी है। और साधारण गद्य का नमूना दिया है कि इस तरीके से इन्होंने लिखा है, परंतु मदमती अर्चिकों के आयोग के मलिनत्वा को सागर बुद्धि चतुर्चेरे। और काव्य में गद्य का नमूना भी दिया है कि शरद पूनों के समुदित पूरन चंद की छिटकी जुनाई सकल मना भाई के मुंह मसिमल पूजनीय अलौकिक। तो यहाँ पे दिया है। बाकी भारतेंदु के सहयोगी लेखों में आप देखें तो कहते हैं कि प्राय उचित उत्पन्न उच्चरित नव आदि से ही संतोष करते थे, पर मिश्र जी ऐसे लेखों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला जोड़े जनता की इन जान पूछे शब्दों को भी समुचित समुत्पन्न समुच्चरित अभिनव करके अजनबी बना दिया। मृदुता, कुटिलता, सुकुमारता, समीपता, रिश्ता आदि के स्थान पर इन लोगों ने मार्दव, कौटिल्य, सौकर्य, साम्य, पारजो ये सब प्रयोग में लाए। 5वें नंबर पे इन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास जी का जिक्र किया है निबंध में कि बाबू श्याम सुंदर दास बाबू साहब नागरिक प्रचारी सभा के स्थापना काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा की कवियों की खोज करते रहे और लिखते भी रहे। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता। तो श्याम सुंदर के बारे में कहते हैं कि बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे लेखक है। उनकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों तक प्रसिद्ध है कि उनमें अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते, किसमें, बाबू श्याम सुंदर में। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में इनकी बहुत बड़ी इनका बहुत बड़ा योगदान है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा अपने साहित्य का इतिहास, कवियों के चरित्र, उनके प्रबंध लिखे हैं। और हिंदी को भी रत्नमाला 2 भाग में इनका है और शिक्षा उपयोगी 3 पुस्तक और भी इनका है। कौन कौन सा है? भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य लोचना, ये इनकी और भी रचना है। 6ठे नंबर पे जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, हास्य विनोदपूर्ण लेख लिखने वाले में कलकत्ता के जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम है। उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र है, अस्थायी विषयों पर लिखा ही नहीं है कुछ जगन्नाथ ने। फिर पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, जन्म जयपुर में, विख्यात पंडित घराने में हुआ, पूर्वज कांगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए। चंद्र जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी से उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले ही बराबर अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे थे। पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए और हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिन में 1977 में परलोकवासी हो गए। ये जैसे धुरंधर पंडित थे वैसे ही सरल और विरोधशील प्रकृति के थे। गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ महीने पीछे ही अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचक नाम का एक मासिक पत्र भी निकाला था, है ना। उक्त पत्र द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषय तथा कथा प्रसंगों की और विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता, अर्थगर्भित भाव गुलेरी जी में मिलती है और किसी में नहीं मिलती। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों में हुआ। इनके कछुआ धर्म और मॉरिस माही इनका कछुआ धर्म है और मॉरिस माही को उठाव करके इन लेखों को उद्धरण दिया है। जैसे यहाँ पे दिया, मनुस्मृति में कहा गया कि जहाँ गुरु की निंदा या सत कथा हो रही हो वहाँ पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या कहीं उठकर चला जाए। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे दिया है कि कैसे इन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा ही उनके बारे में दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने लिखा है। फिर बकौल शेक्सपियर की जो मेरा धान छीनता है वो कूड़ा चुराता है, तो ये सारा उन्हीं के बारे में दिया है। फिर कहते हैं कि अब देखो कि इस द्वितीय उत्थान काल के भीतर हमें 2 ऐसे निबंध लेखकों का नाम भी मिलता है जिन्होंने लिखा तो कम है, लेकिन जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि, आधुनिक जगत की विचारधारा देखने को मिलती है। वो है एक अध्यापक पूर्ण सिंह। अब जो अध्यापक पूर्ण सिंह है
सरस्वती के पुराने पाठकों में से बहुत को जो है अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण जरूर होगा। उनके 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले, उनमें विचार और भाव का ऐसा अनूठा ढंग था कि वो मतलब आश्चर्यचकित करने वाला था। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी। किसकी? अध्यापक पूर्ण सिंह की। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उनकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जा सकती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उनके सामने थी। यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की मातृ भावना की जो लहरें उठी, उनमें वो बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे। यद्यपि उनकी तह में छीड़ता विचारधारा। इस समय उनके 3 निबंध हैं: आचरण की सभ्यता, मजदूरी, प्रेम, सच्ची वीरता। यहाँ कुछ उनके अंश भी हैं उद्धृत, जैसे आचरण की सभ्यता का कि पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वो सेहरा बाहरी सभ्यता की अंतर्विलीन आध्यात्मिक सभ्यता का वो मुकुट बना है। ऐसे ही मजदूरी और प्रेम से दिया है। दूसरा इन्होंने जिक्र किया बाबू गुलाब राय का। इस कोटि के अगर दूसरे लेखक है ना तो बाबू गुलाब राय है। कहते हैं कि एमए और एलएलबी किया था और विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, लेकिन बहुत तगड़ा लिखे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो है रोग संबंधी निदान और चिकित्सा संबंधी, समाज और कर्तव्य पालन, और फिर निराशा क्यों। तो इन्होंने कहा कि निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों हो। एक छोटी सी पुस्तक जिसमें कई विषयों पर छोटा छोटा करके अभ्यासपूर्ण निबंध लिखा है। और सौंदर्य की उपासना करना उचित है, सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता घृणास्पद निंद है या नहीं। सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सुंदर पदार्थ अपनी सुंदरता पे चाहे जितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की स्थिति में ही वो सुंदर कहलाता। अंधा में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। तो इस तरीके से इनके बारे में बताया गया है। और दोनों ही तारतम्य में बधे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे में परिणित होते, तो इतना मतलब गुंथन है लिखा हुआ है इतने अच्छे से, ये चीज़ है। तो कहते हैं कि अब निबंध की प्रसंग जो है, निबंध का प्रसंग वो यही समाप्त होता है। खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले, जिनमें बहुत ही चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा कसी हो, वो अधिक लेखक हमें नहीं मिलते। आगे कहते हैं कि अब समालोचना के क्षेत्र में जाए तो समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुणदेशन, मतलब देखिए यहाँ पे जो है शुक्ल जी कहते हैं कि हम लोग जो समालोचना की बात करते हैं तो हमें लगता है कि समालोचना का मतलब है गुण दोष का विवेचन, पर ऐसा नहीं है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यही था कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं का उत्कृष्ट समझता था उन्हें रस अलंकार आदि के एग्जाम्पल में उद्धृत करता था, और जिन्हें पुष्ट समझता था उन्हें दोषों के उदाहरण में देता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती वो उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद में दोष दिखाता और बुरे ठहराए हुए पदों के दोष का परिहार करता। इसके अलावा जो दूसरा उद्देश्य था वो समालोचना का होता, अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन करना, उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में दो एक श्लोकबद्ध करके करना। जैसे यहाँ पे संतोष मान लेना कि दिया है, निर्गता सुनावाकाश कालिदास से सुप्तेषु प्रीति मधुर सुद्रांशु मजरिष्ट हुआ जायते। अब यहाँ पे दिया है तो कहते हैं कि कोई भी कवि या पुस्तक के गुण देश, कोई भी कवि है पुस्तक उसके गुण दोष या सूक्ष्म विशेषता दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ नहीं थी। मतलब कोई कवि है, पुस्तक है, उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो उसकी सूक्ष्म विशेषता को दिखाना, तो ये नहीं कि हम एक नया पुस्तक लिख दें, ऐसा नहीं है। यूरोप में ये बहुत पहले से, मतलब यूरोप में ये चल रहा था कि एक नया पुस्तक आ जाता। वहाँ समालोचना को काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय समझा जाता था। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेख या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिन रहती थी, पर किसी कवि की विशेषता का दिग्दर्शन करने वाले, उसकी विचारधारा में डूब कर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता, अस्थायी साहित्य में स्थान पा जाती। समालोचना के कहते दो रास्ते होते हैं, एक निर्णयात्मक, यानी निर्णयात्मक मतलब जुडिशियल मेथड, और एक व्याख्यात्मक जिसको इंडक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। अब निर्णयात्मक जो आलोचना होता था उसमें क्या होता कि कोई भी रचना आपने लिया, रचना लेके उसे गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित कर दिया कि ये इसका मूल्य होना चाहिए। उसमें लेखक या कवि की कहीं प्रशंसा आपने न की न कहीं निंदा की, आप बस अड़िग हो गए, अपना निर्णय सुना दिए। और जो व्याख्याई वाले में, व्याख्यात में जो एक तरीके से एक्सप्लेन करना है उसको, उसमें आई हुई बातों को व्यवस्थित रूप में सामने रखकर अनेक प्रकार से आप उसको क्लेरिफाई करोगे। ये मूल्य निर्धारित करने नहीं जाता। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु तक ही परिमित होता, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषता को ढूंढना, निकालना, भाव की व्यवच्छादना, व्याख्या करना, यही सब। पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के तहत बहुत सी बाहरी बातों का विचार भी होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इस उद्देश्य से ये निर्दिष्ट करना होता कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती परंपरा में क्या स्थान है। बाह पद्धति के तहत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसके अलावा दर्शन विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धतियां हो सकती हैं।
केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई। अपनी भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों को श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब एक बेहुदा बात समझा जाने लगा। कहने की जरूरत नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुण दोष दर्शन के लिए हुआ। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में हुआ। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्रीनारायण चौधरी ने अपने आनंद कादम्बनी में शुरू की। लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से हुआ। और किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी कालिदास की आलोचना थी, जो हिंदी द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकला। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की रचनाएं भी की, है ना। तो वो उनके भी बारे में बताया गया कि यहाँ पे जो है, जैसे इस प्रकार की पुस्तकों में था विक्रमांक देव चरित चर्चा, नैषध चरित चर्चा मुख्य है। इसमें कुछ तो पंडित मंडली में प्रचलित रूढ़ी के अनुसार चुने हुए श्लोक, ये सब चीजें थे, और कुछ भिन्न भिन्न चीजें थी। संस्कृत की किसी कवि की कविता और पंडित और विद्वानों के बीच कैसे समझी जाती है, ये पुस्तक हिंदी वालों के या संस्कृत वालों के फायदे के लिए होता। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य मीमांसा समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार जरूर किया है उन्होंने। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम का समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यही थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं या नहीं। हिंदी के पुराने कवियों की समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती है या नहीं, ये दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर ये सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ। हिंदी के जो रीति ग्रंथ के अभ्यास, लक्षण, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता की समालोचना के लिए धारणा कितनी जरूरी है, कहने की जरूरत नहीं। इसके अलावा उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन कितना जरूरी है। कारो कृते ही न माने, ऐसे वाक्यों को लेकर ये जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर ने 2-4 स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा जरूर की है। सूरदास प्रभु वे अति खोटे, कारो कृते न माने, ऐसे वाक्य पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वो जान लेगा कि कृष्ण ना तो वास्तव में खोटे गए ना काले कलूटे। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास के लिए सरासर गाली नहीं है ना। तो इस तरीके से और भी चीजें ये कहते हैं कि इसी प्रकार दूसरा वाक्य जो है बिराकुल गोपी का वचन है। इसके उपरांत कहते हैं कि पंडित जो पद्म सिंह शर्मा है, इन्होंने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली थी, पद्म सिंह शर्मा ने। उसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत ही अच्छा उद्घाटन किया, जिसके अनुसार पे बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना की, आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहे का पूरा पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ चली आती हुई जो साहित्यिक परंपरा है उसके बीच बिहारी को रखकर दिखाया था। तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा काम किया। फिर हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्य को बिहारी के दोहों के साथ तुलना करके जो पद्म सिंह शर्मा जी ने जो है एक तरीके से तात्विक आलोचना का शौक पैदा किया कि ऐसे भी जो है आलोचना किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि सूचित कर देना है कि शर्मा जी का ये जो समीक्षा है वो रूढ़िगत कन्वेंशनल है। दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं का अन्वेषण और अंतःप्रत्ययों का उद्घाटन जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, वो प्रयास इसमें नहीं हुआ है। तो एक खटकने वाली बात यही लगती है, बिना जरूरत के जगह चूहलबाजी और शाबाशी का महफिल तर्ज। शर्मा जी की पुस्तकों से दो बात हुई, एक तो देव बड़े की बिहारी, ये भद्दा झगड़ा सामने आया। दूसरे तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग क्यों बेतरा पड़े हैं, वो चीज आया। और बाकी देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक जो थी वो किसकी थी, देव बड़े की बिहारी, ये पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का, जो कि BA LLB के मैदान में आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों की भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया। इसमें जो बात कही गई वो बहुत कुछ साहित्यिक विवेचना के साथ कही गई। नवरत्न की तरह, यानी मिश्रबंधु के नवरत्न की तरह यूं ही नहीं लिख दिया गया, वो पुरानी परिपाटी के साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य है। मिश्रबंधु की अपेक्षा बिहारी जो कृष्ण बिहारी ने काम किया साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में कहीं अधिक अधिकारी कहा जा सकता है। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान ने फिर लिखा बिहारी और देव। तो देव और बिहारी यानी देव बड़े हैं, तो देव है कि बिहारी बड़े हैं, तो ये तो कि कृष्ण ने लिखा है ना, जैसे कृष्ण भगवान देव है, तो देव और बिहारी इन्होंने लिखा, फिर भगवान जी ने इनके उत्तर में लिखा। तो लाला भगवान ने लिखा बिहारी और देव, तो जिसमें उन्होंने मिश्रबंधु के बारे में आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर कृष्ण बिहारी जी की बातों का भी पूरा विचार किया। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए, उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य बना लिया और पत्रिकाओं में इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करना। यहाँ तक कि जिन दो पद्यों में वास्तव में कोई भाव शामिल नहीं है, उनमें भी लोग शुरू हो गए। जैसे वाद राय संबंध स्थापित करके लोग इसे तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतारने के शौक जाहिर करने लगे। अब जैसे कुछ समालोचक जैसे पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र,
कृष्ण बिहारी ने मतिराम ग्रंथावली निकाली। अब मतिराम ग्रंथावली निकाली तो उसकी भूमिका का आवश्यकता से ज़्यादा अंश उन्होंने तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्राय रूढ़िगत कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना जो शुरू हुई वो तृतीय उत्थान में हुई, यानी आप कह सकते हैं 75 के बाद से हुआ। संदर्भ में कह रहे हैं जैसे साहित्य दर्पणकार ने श्रृंगार रस के उदाहरण में शून्य वासम गृहम बिलो के श्लोक उद्धृत किया। रस गंगाधर ने इस श्लोक में अनेक दोष दिखलाए और उदाहरण में अपना श्लोक भिड़ाया। हिंदी कवियों में श्रीपति ने दोषों के उदाहरण में केशवदास के पद रखे। मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म गिल्ट एंड एस्केप द रैंकिंग ऑफ राइटर्स, ये कुछ यहाँ पे वो दिया है कि संदर्भ ग्रंथ के नाम। अब जो यहाँ से शुरू होगा वो आपका तृतीय उत्थान काल शुरू होगा, जो कि 1950 से जो है 75 का समय होगा, और इसको हम लोग प्रकरण सामान्य परिचय के तहत प्रकरण 5 कहेंगे। तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। साथ ही जो आधुनिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे। तो बहुत जल्दी आपका ये जो शुक्ल सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, करीबन वही 100 से 150 पेज है, तो बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। हो सकता है इसके बाद हम जो बच्चन जी का हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास उसको लेके चले, जैसा भी होगा फिर बताएंगे। धन्यवाद।